फ्रेंड और कलीग्स वहाँ आ जाते हैं एक फेयरवेल टाइप गेट टुगेदर के लिए। इस ग्रुप में होते हैं हैरी जो एक बायोलॉजिस्ट है, एडिथ जो एक रिलीजियस और क्रिश्चियन प्रोफेसर है, डैन जो एंथ्रोपोलॉजी पढ़ाता है और सैंडी जो एक हिस्टोरियन है और जॉन के काफी क्लोज लगती है। सब लोग हाउस के बाहर होते हैं और यही एडिथ की नजर एक पेंटिंग पर पड़ती है। पेंटिंग अनफेमिलियर होती है और क्लेम किया जाता है कि वो वैन गोग की है। पीछे फ्रेंच में लिखा होता है एक पर्सनल नोट, जैसे किसी क्लोज फ्रेंड के लिए बनाई गई हो। एरिक थोड़ा शॉक होती है और बोलती है कि इस पेंटिंग का अप्रेजल करवाना चाहिए, लेकिन जॉन इस बात को कॉजुअली अवॉइड कर देता है। अब अटेंशन जॉन पर आ जाती है। उसके फ्रेंड्स पूछने लगते हैं कि वो अचानक क्यों जा रहा है। डैन पॉइंट आउट करता है कि जॉन ने यहाँ पूरे 10 साल काम किया है और इतनी सडनली लीव करना नॉर्मल नहीं लगता। सबको लगता है जैसे जॉन कुछ छुपा रहा हो। जॉन कामली कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उसे लगता है कि मूव ऑन करना टाइम टू टाइम जरूरी होता है। एडिथ एक और इंटरेस्टिंग बात नोटिस करती है। वो कहती है कि इतने सालों में जॉन बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, ना फेस पर एज दिखती है ना बॉडी में कोई चेंजेस। ये बात बाकी लोगों को भी थोड़ा वियर्ड लगने लगती है। तभी डोरबेल बजती है और आर्ट जेनकिंस एंटर करता है जो एक आर्कियोलॉजिस्ट है। उसके साथ उसकी स्टूडेंट लिंडा भी होती है। ग्रुप और बड़ा हो जाता है और क्वेश्चनिंग और इंटेंस हो जाती है। जॉन एनवायरनमेंट को थोड़ा हल्का करने के लिए ड्रिंक्स निकालता है। सब लोग रिलैक्स करते हैं, टोस्ट होता है, लेकिन क्यूरियोसिटी खत्म नहीं होती। इसी बीच डैन जॉन के बॉक्सेस में से एक एंशिएंट टूल निकाल लेता है। वो टूल अपर पैलियोलिथिक एरा का होता है, मतलब लगभग 17,000 से 11,000 साल पुराना। जॉन कॉजुअली बोल देता है कि उसने वो थ्रिफ्ट शॉप से खरीदा था, बस कुछ सेंट्स में। ये सुनकर आर्ट जेंकिंस जो आर्कियोलॉजिस्ट होता है वो भी शॉक हो जाता है, क्योंकि ऐसी चीज निकालने के लिए लोगों को सालों तक खुदाई करनी पड़ती है। अब जॉन अनकंफर्टेबल फील करने लगता है। वो समझ जाता है कि बात ज्यादा दूर जा रही है। तब वो सबको एक थॉट एक्सपेरिमेंट सजेस्ट करता है। वो कहता है इमेजिन करो एक आदमी को जो पैलियोलिथिक टाइम से जिंदा हो, जो कभी मरा भी ना हो और आज मॉडर्न वर्ल्ड में जी रहा हो। डैन को लगता है ये कोई साइंस फिक्शन आइडिया होगा। जॉन भी कहता है इसे एक हाइपोथेटिकल स्टोरी की तरह ही सोचो, बस ये बताओ कि ऐसा आदमी आज कैसा होता। डिस्कशन शुरू हो जाती है। डैन एक्सप्लेन करता है कि अगर वो आदमी बायोलॉजिकली ह्यूमन ही होता तो फिजिकली वो बिल्कुल नॉर्मल लगता। क्रो मैग्नन ह्यूमंस भी मॉडर्न ह्यूमंस जैसे इंटेलिजेंट थे, बस उनके पास नॉलेज कम थी। अगर कोई आदमी हर एरा से गुजरता हुआ सब कुछ सीखता गया होता तो उसका नॉलेज लेवल अनइमेजिनेबल होता। फिर बात आती है लॉन्गेटिविटी पर। लिंडा पूछती है कि कोई इतना लंबा कैसे जी सकता है। हैरी साइंटिफिक एंगल से समझाता है। वो बताता है कि ह्यूमन बॉडी कॉन्स्टेंटली अपने सेल्स रिप्लेस करती रहती है। पेनक्रियाज एक दिन में रिन्यू होता है, स्टमक लाइनिंग कुछ दिनों में, और पूरा बॉडी लगभग 7 साल में नया हो जाता है। अगर ये प्रोसेस परफेक्टली हो जाए बिना टॉक्सिन और डैमेज के तो एजिंग को काफी हद तक रोका जा सकता है। ये एक ऐसा सीक्रेट होता जो हर इंसान चाहता। कन्वर्जेशन धीरे धीरे साइंस से बिलीफ सिस्टम तक पहुंच जाती है। हैरी बताता है कि कैसे पहले लोग मैजिक पर बिलीव करते थे और फिर साइंस ने वर्ल्ड को एक्सप्लेन करना शुरू किया। जैसे एक टाइम पर कोलंबस को भी मजाक बनाया गया था जब उसने वेस्ट जाकर इंडिया ढूंढने की बात की थी। और यही से मूवी एक सिंपल कन्वर्जेशन से एक डीप माइंड बेंडिंग जर्नी में बदलते हुए दिखती है, जहाँ सवाल सिर्फ ये नहीं होता कि अगर, बल्कि ये होता है अगर ये सच हो तो। जॉन धीरे से एक और शॉकिंग बात बोलता है। वो कहता है कि एक टाइम पर वो कोलंबस के साथ सेल कर चुका है। उसे याद है कि कोलंबस बिलीव करता था अर्थ राउंड है, लेकिन उस वक्त जॉन खुद अनश्योर था। उसे डर लगा रहता था कि कहीं शिप वर्ल्ड के एज से नीचे ना गिर जाए। ये सुनते ही पूरा रूम बिल्कुल शांत हो जाता है। हैरी कंफ्यूज हो जाता है और सीरियसली सोचने लगता है कि क्या जॉन ये क्लेम कर रहा है कि वो क्रो मैग्नन ह्यूमन था जो आज तक जिंदा है। सब हंसने लगते हैं, लेकिन जॉन बीच में एक अजीब सा साउंड निकालता है जो मजाक से ज्यादा अनकंफर्टेबल लगता है। तब सैंडी स्नैक्स लेकर वापस आती है और पूछती है कि क्या चल रहा है भाई। आर्ट कॉजली बता देता है कि जॉन ने कहा है कि वो 14,000 साल का है। सैंडी हंस देती है और मजाक में बोल देती है कि वो तो 900 साल से ज्यादा का लगता नहीं, लेकिन जॉन इस बात को जॉक की तरह इग्नोर नहीं करता। वो कामली एक्सप्लेन करता है कि हर 10 साल में लोग नोटिस करने लगते हैं कि वो बूढ़ा नहीं हो रहा, और जब लोग क्वेश्चन पूछने लगते हैं तब वो अपना सब कुछ पैक करता है और नई जगह चला जाता है। उसका एजिंग लगभग 35 साल की एज पे रुक गया था। जॉन बताता है कि पास्ट में जब लोग उसे अलग या मैजिकल समझने लगते थे
तो फिर फियर फॉलो करता था। लोग सोचने लगते थे कि वो उनकी लाइफ चुरा रहा है यंग दिखने के लिए। इसी तरह के डर से वैम्पायर जैसे मिथ का जन्म हुआ। वो कहता है कि उसकी मेमोरी भी परफेक्ट नहीं है, सिर्फ मेजर इवेंट्स, ट्रॉमास, हाई और लोज याद रहते हैं। रोजमर्रा के छोटे पल धीरे धीरे फेड होते जाते हैं। इसलिए उसने सीख लिया कि कैसे क्वाइटली ब्लेंड इन करना है और अटेंशन बनने से पहले ही वहां से निकल जाना है। जॉन अपने अर्ली इयर्स के बारे में बताता है जब अर्थ का क्लाइमेट ज्यादा ठंडा था। वो डिस्क्राइब करता है कि कैसे ग्लेशियर्स मेल्ट हुए, सीज का लेवल बढ़ा और लैंड मासेस स्प्लिट होके कॉन्टिनेंट्स बन गए। आर्ट नोटिस करता है कि ये सब टेक्स्ट बुक फैक्ट्स जैसे लगते हैं। जॉन एग्री करता है और कहता है कि ये टेक्स्ट बुक्स ने ही उसकी मदद की है अपनी भूली हुई यादों को वापस जगाने में। लिंडा पूछती है कि क्या उसने कभी सोचा था कि ह्यूमन असल में आए कहाँ से है। जॉन याद करता है कि उसके लोग स्टार्स की तरफ देखकर सोचते थे कि शायद कोई बड़े बीइंग्स ऊपर से उन्हें देख रहे हो। शुरू में उसे लगता था कि शायद वो कर्स है या किसी स्पेशल पर्पस के लिए चुना गया है, लेकिन टाइम के साथ उसने सवाल पूछना छोड़ दिया और बस अपनी लाइफ एक्सेप्ट कर ली। लिंडा पूछती है कि जब लैंड वही था तो उसने अपनी जर्नी की शुरुआत क्यों याद नहीं। जॉन समझाता है कि उसने एंडलेस फॉरेस्ट, माउंटेन्स, प्लेन्स और रिवर्स क्रॉस किए, नेचर के लैंडमार्क्स याद है, लेकिन अब वो सब हाईवेज, बिल्डिंग्स और क्राउडेड सिटीज में रिप्लेस हो गए। वो ये भी मेंशन करता है कि एक बार फेक डॉक्यूमेंट्स के केस में उसे जेल भी जाना पड़ा था, करीब 1890 के आसपास, वैन गो की डेथ के बाद। आर्ट एक सवाल पूछता है जिसका जवाब जो हमेशा अवॉइड करता रहता है। वो पूछता है कि इतनी रनिंग और हाइडिंग क्यों। जॉन फाइनली बोलता है कि वो बस एक बार अपनी पूरी आइडेंटिटी के साथ गुड बाय कहना चाहता था, ना कि उस वर्जन के साथ जो लोग उसे एज्यूम करते हैं। आर्ट को ये सब फनी नहीं लगता। उसे लगता है कि जॉन किसी सीरियस मेंटल इश्यू से गुजर रहा है। वो डिस्टर्ब होके बाहर चला जाता है। जॉन पैकिंग कंटिन्यू करता है। डॉन पूछता है कि क्या जॉन ने अपनी अर्ली लाइफ की कोई चीज संभाल के रखी है। जॉन एक्सप्लेन करता है कि जब कोई इतनी लंबी लाइफ जीता है तो पोजीशन की वैल्यू खत्म हो जाती है, चीजें खो जाती है, टूट जाती है और उनसे जुड़ी हुई यादें धीरे धीरे फेड हो जाती। वो एक्सेंट टूल ग्रुप को दे देता है और फिर से पैकिंग में लग जाता है। बाकी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सच क्या है और झूठ क्या। हैरी रूम में हिडन कैमरास या माइक्रोफोन चेक करता है। उसे लगता है कि शायद ये कोई इलेबोरेट प्रैंक हो। आर्ट और ज्यादा वरीड हो जाता है और साइकाट्री के प्रोफेसर डॉक्टर विल ग्रूबर को कॉल करता है, क्योंकि उसे लगता है जॉन रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो रहा है। इसी बीच सैंडी जॉन के पास आती है और उसे कहती है कि वो उसे प्यार करती है। वो पूछती है कि क्या जॉन उसे प्यार कर सकता है। जॉन ऑनेस्टली कहता है कि वो उसे क्लोज फील करता है, लेकिन रियलिटी ये है कि सैंडी बूढ़ी हो जाएगी, उनके बच्चे भी बूढ़े हो जाएंगे और वो वैसा का वैसा ही रहेगा। सैंडी कहती है कि उसकी लाइफ पहले से ही पेन से भरी रही है। उसके पेरेंट्स अलग हो गए और उसकी माँ की सेकंड मैरिज भी फेल हो गई। लाइफ वैसे भी लॉस और एंडिंग से भरी होती है। वो कहती है अगर जॉन सिर्फ 10 साल भी दे देता है तो वो उसे एक्सेप्ट करने को रेडी है। जॉन क्वाइटली सोचता है कि क्या 10 साल काफी होंगे। तब अचानक हैरी, जो अभी तक स्केप्टिकल था, पीछे से जॉन को पकड़ लेता है रिएक्शन चेक करने के लिए। जॉन इंस्टेंटली रिएक्ट करता है और हैरी को दूर धकेल देता है। वो क्लियरली बोलता है कि वो कोई स्पेशल या सुपर ह्यूमन नहीं है और यहीं पर रूम का एटमॉस्फेयर और ज्यादा टेंस हो जाता है। जॉन क्लियर करता है कि उसके पास कोई सुपरनेचुरल पावर नहीं है, वो सिर्फ फिजिकली फिट है, बस इतना ही, कोई सुपर स्ट्रेंथ या मैजिक नहीं। आर्ट फिर भी क्यूरियस रहता है और पूछता है कि क्या जॉन को अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज याद है जो वो हजारों साल पहले बोलता था। जॉन कहता है कि पूरी लैंग्वेज नहीं, बस कुछ फ्रैगमेंट्स याद है। वो एक सिंपल सी मेलोडी हल्की आवाज में हम करता है और सैंडी की तरफ देखकर हल्की सी स्माइल देता है। लिंडा पूछती है कि क्या ये जॉन ने कभी केव पेंटिंग्स बनाई थी। जॉन बताता है कि उसने खुद कभी ड्रॉ नहीं किया, लेकिन उसका एक दोस्त होता था जो जानवरों की ड्राइंग्स बनाता था, उन एनिमल्स की जिनका वो शिकार करने की उम्मीद रखते थे। फिर लिंडा पूछती है कि क्या इसी वजह से जॉन हिस्ट्री इतनी अच्छी जानता है। जॉन एक्सप्लेन करता है कि उसका नॉलेज किसी गिफ्ट की वजह से नहीं है, वो बस एक जगह रुका था, सीखता था और फिर आगे बढ़ जाता था। ये एक पर्सपेक्टिव है, पावर नहीं। एक ऐसी दुनिया का नजरिया जिसे वो पहले बिल्कुल नहीं जानता था। डैन एनकरेज करता है कि वो और डिटेल शेयर करे। जॉन बताता है कि कैसे हजारों सालों में अर्थ धीरे धीरे वार्म होती गई। आर्ट बीच में बोलता है कि ये सब गैस लगता है। जॉन कहता है कि ये एक्सप्लेन करना इतना सिंपल नहीं है। वो याद करता है कि कैसे
उसने मेहमत और रेंडियर का शिकार किया था। आर्ट ऐड करता है कि बाद में बिसन और हॉर्सेस आए और फिर लोग फार्मिंग और एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करने लगे। आर्ट कहता है कि ये सब कॉमन नॉलेज है और मान लेता है कि जॉन काफी हद तक सही बोल रहा है। जॉन एग्री करता है और कहता है कि ये सब बुक्स में भी मिल जाता है, आर्ट में भी। वो बताता है कि एक टाइम पर वो ईस्ट की तरफ गया, वार्मल लैंड्स की तलाश में। ब्रॉन्ज एज की शुरुआत में वो ट्रेड रूट्स फॉलो करता रहा, कॉपर और टीन एक्सचेंज करता रहा। इस जर्नी के दौरान उसने नए नए लैंग्वेजेस सीखे और अलग अलग कल्चर के मिथ और गॉड्स देखे। टाइम के साथ वो समझ गया कि इनमें से काफी कहानियां सिर्फ बनाई गई थी। जॉन शेयर करता है कि वो लगभग 2000 साल तक सुमेरियन रहा था और बाद में बेबीलोन कल्चर का हिस्सा बना। वो कहता है कि हंटर गेदरर के रूप में जीना आसान है, लेकिन जैसे जैसे विलेजेस सिटी बने और पावर सिस्टम डेवलप हुए, लोग स्ट्रेंजर से डरने लगे। यही से उसने फेक डेथ करना सीखा ताकि बिना नोटिस हुए मूव ऑन कर सके। वो मानता है कि उसने कुछ बार अपनी डेथ फेक की और फिर ईस्ट की तरफ जर्नी कंटिन्यू की। आखिरकार वो इंडिया पहुंच जाता है। यहीं पर उसकी मुलाकात बुद्धा से होती है, जो कहता है कि बुद्धा उसकी लाइफ का सबसे रिमार्केबल इंसान था। वो बुद्धा के साथ तब तक रहा जब तक उनकी डेथ नहीं हो गई। उसे लगता है कि बुद्धा को कुछ अलग महसूस होता था उसके बारे में, लेकिन जॉन ने कभी अपना ट्रूथ रिवील नहीं किया। आर्ट कहता है अगर जॉन ये कहानी दुनिया को बता दे तो ये वाइल्ड फायर की तरह फैल जाएगी। जॉन डिसएग्री करता है। वो कहता है कि लोग पहले शायद बिलीव कर ले, लेकिन 1 महीने के अंदर डाउट वापस आ जाएगा। कुछ लोग उसे मेंटली अनस्टेबल बोलेंगे, कुछ लोग गुस्सा हो जाएंगे और कुछ लोग तो अभी से उस स्टेज पर पहुंच रहे हैं। जॉन कहता है कि वो अपने फ्रेंड्स को किसी ट्रबल में नहीं डालना चाहता। फिर वही सवाल आता है, तो फिर ये सब क्यों? जॉन का आंसर सिंपल होता है, वो बस अपनी असली आइडेंटिटी के साथ गुड बाय कहना चाहता था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर विल ग्रूबर हाउस में एंटर करता है। आर्ट ने उसे पहले ही कॉल कर दिया था क्योंकि वो जॉन की बातों से काफी डिस्टर्ब हो चुका था। विल कॉजन सिचुएशन को समझने की कोशिश करता है और सीधा पूछता है कि क्या जॉन सच में एंशिएंट टाइम से आने वाला आदमी होने का क्लेम कर रहा है। जॉन कामली बताता है कि हाँ, वो वही है जिसे साइंटिस्ट आज क्रोमैग्रॉन कहते हैं। उस टाइम पर इस स्पीसीज का नाम कुछ और था, लेकिन जब एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने टर्म डिफाइन की तब जॉन को समझ में आया कि वो उसी डिस्क्रिप्शन में फिट होता है। व्हील और डिटेल में जाने की कोशिश करता है। जॉन थोड़ा सार्केज्म के साथ सिचुएशन को टाइटन करता है, लेकिन बात कंटिन्यू रखता है। वो बताता है कि जब अर्ली ह्यूमंस को साइंटिफिक नेम्स मिले तब उसे अपने ओरिजिन का क्लियर रियलाइजेशन हुआ। व्हील फिर टॉपिक चेंज करता है और पूछता है कि क्या जॉन अपनी लॉन्ग लाइफ में कभी सीरियसली बीमार हुआ। जॉन कहता है कि रिकॉर्डेड हिस्ट्री से पहले शायद उसे न्यूमोनिया हुआ हो, लेकिन वो श्योर नहीं था। लेटर सेंचुरीज में वो टाइफॉइड, स्मॉल पॉक्स और ब्लैक प्लेग जैसे डेडली डिजीज से भी सर्वाइव कर चुका है। ग्रुप स्पेशली शॉक हो जाता है स्मॉल पॉक्स सुनकर, क्योंकि उस डिजीज के स्कैर्स यूजुअली रह जाते हैं। जॉन क्वाइटली एक्सप्लेन करता है कि उसकी स्किन पर किसी भी इंजरी या इन्फेक्शन का स्कार नहीं रहता। कैसे और क्यों, ये बात उसे खुद को भी नहीं पता। हैरी सजेशन देता है कि अगर जॉन मेडिकल टेस्ट करवा ले तो शायद सच प्रूफ हो सके। जॉन इस आइडिया को तुरंत रिजेक्ट कर देता है। उसे डर है कि वो कहीं लॉक कर दिया जाएगा, एक हिडन लैब में टेस्ट सब्जेक्ट बना दिया जाएगा। वो कहता है कि ऐसी लाइफ जहाँ सिर्फ एक्सपेरिमेंट होते रहे हाइडिंग से भी ज्यादा बुरी होती है। हैरी पूछता है कि क्या जॉन सच में सोचता है कि उनमें से कोई बिट्रे कर देगा। जॉन डायरेक्ट जवाब नहीं देता, बस इतना कहता है कि बॉस का भी कान होता है और सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं होती, चाहे लोग कितने ही क्लोज क्यों ना लगते हो। और यही से कहानी और ज्यादा इंटेंस हो जाती है। डैन अभी भी डीपली सोच रहा होता है। वो जॉन के नॉलेज को देखकर कहता है कि इतना सब जानना सिर्फ एक्सपीरियंस से पॉसिबल नहीं लगता है जैसे जॉन ने सालों तक प्रॉपर स्टडी की हो। जॉन एक्सेप्ट करता है कि ये बात सही है। वो बताता है कि लास्ट 170 सालों में उसने 10 एकेडमिक डिग्री अर्न की है। सिर्फ एक सब्जेक्ट है जिसमें उसने अभी डीप स्टडी नहीं की है, और वो है साइकोलॉजी, व्हील का फील्ड। जॉन कोजुअली मेंशन करता है कि उसने अपनी बायोलॉजी डिग्री ऑक्सफोर्ड से 1840 में ली थी, जब बायोलॉजी एक नया और डेवलपिंग सब्जेक्ट था। वो ये भी कहता है कि आज के टाइम में हर फील्ड इतनी फास्ट एक्सपांड हो रही है कि स्पेशलिस्ट के लिए भी अपडेट रहना मुश्किल हो गया है। डैन इस बात पर रिफ्लेक्ट करता है और कंक्लूड करता है कि चाहे कोई इंसान कितनी भी लंबी जिंदगी जी ले, वो कभी भी ह्यूमैनिटी के टोटल नॉलेज से ज्यादा नहीं जान सकता। जॉन एग्री करता है। वो कहता है कि हजारों साल जिंदा रहना किसी को जीनियस नहीं बना देता, बस
सीखने के लिए ज्यादा टाइम मिलता है। विल अभी भी स्केप्टिकल होता है और एक टफ सवाल पूछता है। वो पूछता है कि अगर जॉन को गोली लग जाए या कोई सीरियस इंजरी हो जाए तो क्या जॉन वो सर्वाइव कर पाएगा। जॉन ऑनेस्टली जवाब देता है। वो कहता है कि उसने कभी ये क्लेम नहीं किया कि वो इमोर्टल है, वो सिर्फ बहुत ज्यादा ओल्ड है, वो भी किसी और की तरह मर सकता है। विल फिर भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, क्या जॉन कभी चाहता है कि उसकी लाइफ खत्म हो जाए। जॉन सिंपली कहता है कि नहीं। इसी बीच चैरिटी वर्कर्स आते हैं जो जॉन का डोनेट किया हुआ फर्नीचर लेने आए होते हैं। जॉन उन्हें लगभग सब कुछ ले जाने देता है, बस एक कॉट को छोड़ देता है। वो कहता है कि शायद फर्नीचर में किसी एल्डरी विजिटर का या जरूरतमंद के काम में आ जाए, शायद विल से भी। विल फिर उस पॉइंट पर वापस आता है जहाँ जॉन ने बताया था कि अर्ली ह्यूमंस उसे डरते थे। लोग सोचते थे कि वो उसकी लाइफ क्या एनर्जी चुरा रहा है। विल पूछता है कि क्या ये बात किसी अननोन तरीके से सच हो सकती है क्या। वो पुरानी लीजेंड्स का रेफरेंस देता है जहाँ क्रिएचर्स ब्लड नहीं पीते बल्कि लाइफ एसेंस से फीड करते हैं। विल कहता है कि उसे नहीं लगता है कि जॉन जानबूझकर कुछ ऐसा करता है, लेकिन शायद ये बायोलॉजिकल हो या साइंस के परे कुछ हो। जॉन पूछता है कि क्या इसका मतलब विल उसकी बात मान रहा है। विल कहता है कि बिलीफ जरूरी नहीं होता, समझना ज्यादा जरूरी होता है। वो ये भी कहता है कि अगर जॉन की स्टोरी सच है तो जेलसी एक नेचुरल रिएक्शन होगी। जॉन मानता है कि उसने कभी इस एंगल से सोचा नहीं था। फर्नीचर जाने के बाद विल का टोन थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। वो सजेस्ट करता है कि शायद जॉन फिजिकली नहीं इमोशनली थक चुका है। इतनी लंबी जिंदगी जीने के बाद जब हर कोई तुम प्यार करते हो तुमसे पहले ही मर जाता है तो लोनलीनेस इनएविटेबल हो जाती है। विल पूछता है कि क्या जॉन को कभी रिग्रेट होता है सबको आउटलिव करने का। और अचानक बिना वार्निंग विल अपनी रिवॉल्वर निकाल लेता है और जॉन की तरफ पॉइंट करता है। वो एक टेस्ट प्रपोज करता है, जॉन के आर्म में शूट करके देखा जाए कि वो कितनी जल्दी हील होता है। रूम का एटमॉस्फेयर इंटेंसली टेंस हो जाता है। डैन घबरा कर आगे आता है और विल को गन नीचे रखने के लिए कहता है। विल धीरे से गन नीचे करता है और कहता है कि उसे काम है और वो वहां से चला जाता है। विल के जाने के बाद हैरी एक इम्पोर्टेंट बात रिवील करता है। विल की वाइफ रिसेंटली पैनक्रियाटिक कैंसर से मर चुकी थी। ये सुनते ही सब कुछ क्लियर हो जाता है कि विल का बिहेवियर अब समझ में आता है। गिल्ट और सिंपैथी के मिक्स के साथ जॉन बाहर जाता है और विल को रोककर सिंसियरली अपोलोजाइज करता है। वो गन मांगता है। विल बिना कुछ बोले गन दे देता है। जॉन चेक करता है और पता चलता है कि गन लोडेड ही नहीं थी। वापस घर के अंदर कन्वर्सेशन फिर से कंटिन्यू होती है। डैन पूछता है कि क्या जॉन ने कभी अपने जैसा किसी और इंसान देखा है। जॉन एक स्टोरी शेयर करता है 1600 के टाइम की। उसने एक आदमी से मुलाकात की थी जो उसकी तरह ही लगता था। दोनों ने 2 दिन तक बात की, अपनी लाइफ स्टोरी शेयर की और एक दूसरे को टेस्ट किया। कन्वर्सेशन इतनी कन्विंसिंग थी कि दोनों को लगा शायद दोनों सच में सेम जैसे ही है, लेकिन सर्टेनिटी कभी नहीं आ पाई। उन्होंने कांटेक्ट में रहने के लिए प्रॉमिस किया था, लेकिन ऑब्वियसली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लगभग 200 साल के बाद जॉन को लगा कि उसने उस आदमी को एक ट्रेन स्टेशन पर देखा, लेकिन भीड़ में वो वापस खो गया और कंफर्म नहीं हो पाया। डैन फिर रिलीजन पर बात ले जा रहा था। वो पूछता है कि क्या जॉन आज भी किसी रिलीजन को फॉलो करता है। जॉन कहता है कि बहुत पहले करता था लेकिन अब नहीं। डैन गॉड के बिलीफ के बारे में पूछता है। जॉन कहता है कि उसे बिलीव करने की जरूरत महसूस नहीं होती, लेकिन वो ये पॉसिबिलिटी ओपन रखता है कि शायद कुछ ग्रेटर एग्जिस्ट करता हो। डिस्कशन धीरे धीरे रिलीजियस स्टोरी की तरफ ले जाती है। डैन पूछता है कि क्या जॉन ने कभी रिलीजियस टेक्स्ट में किसी फिगर को पर्सनली मीट किया है। जॉन हेसिटेट करता है, उसका टोन चेंज हो जाता है। वो कुछ ऐसा बोलता है जो हिंट देता है कि शायद उसने किसी ऐसे इंसान को मीट किया हो। जब बाकी लोग पूछते हैं कौन, जॉन अनकंफर्टेबल हो जाता है और कन्वर्सेशन एंड करना चाहता है, लेकिन बाकी सब उसे प्रेज करते हैं। आखिरकार जॉन एग्री करता है और एक शॉकिंग एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर देता है। वो कहता है कि बाइबल का काफी हिस्सा सिंबोलिज्म पर बेस्ड है। बहुत सी स्टोरीज टाइम के साथ चेंज की गई है और ऐड की गई है ताकि डिफरेंट एजेंडा सर्व किए जा सके। कुछ पार्ट्स रियल इवेंट से इंस्पायर हो सकते हैं, लेकिन काफी चीजें बनाई हुई है और यही से कहानी अपने सबसे डेंजरस और कंट्रोवर्शियल टर्न की तरफ बढ़ने लगती है। जॉन बताता है कि न्यू टेस्टमेंट का कोर मैसेज वो एकदम सिंपल शब्दों में समराइज कर सकता है, 100 शब्दों से भी कम में, लेकिन उस वक्त सब उसे रोक देते हैं। एडिथ,
जो एक डीपली रिलीजियस और डेवोट क्रिश्चियन है, कहती है कि वो ऐसी बातें सुनना नहीं चाहती, उसके लिए ये बातें अपमानजनक है। हैरी उसे कहता है कि वो रुककर सुन ले क्योंकि बातें समझना जरूरी है। जॉन फिर एक्सप्लेन करता है कि एक आदमी था जो बुद्धा से सीखकर रोम आया था। वहाँ उसने एम्पायर की क्रूअल्टी देखी और बुद्धा की टीचिंग्स को नए तरीके से समझाने की कोशिश की। वो रोम की हुकूमत के खिलाफ था पर आखिर में हार गया। धीरे धीरे उसकी कहानी बदल गई। लोगों ने उसमें मिरेकल्स और डिवाइन चीजें जोड़ दी। एडिथ शॉक होकर सोचती है कि जॉन कह रहा है कि वो जीसस था। जॉन तुरंत क्लैरिफाई करता है कि उसने कभी ऐसा क्लेम नहीं किया, ये सब बाद में लोगों ने ऐड किया ताकि प्रोफेसी से मैच हो जाए। डैन पूछता है कि क्रूसिफिकेशन के वक्त क्या हुआ था। जॉन बताता है कि उसमें ईस्टर्न टेक्निक्स सीखी थी जिससे वो दर्द को ब्लॉक कर सकता था, सांस और हार्टबीट धीरे धीरे बंद कर सकता था, जिसे लोग समझ सके कि वो मर गया है। उसके फॉलोअर्स ने उसे क्रॉस से उतारा और कब्रिस्तान में दफन कर दिया। कुछ वक्त बाद वो उसका बॉडी नॉर्मल हो गया था। वो चुपके से वहां से निकल गया पर कुछ लोगों ने उसे जिंदा देख लिया, जिससे रिसरेक्शन की कहानी बनी। जॉन रीजन छोड़ गया था ताकि दिक्कत ना हो। आर्ट गुस्से में कहता है कि जॉन के लिए ये सब बातें सच नहीं लगती। उसने जॉन के हाथ देखे, पूछा कोई स्कार नहीं है। जॉन फिर से कहता है कि उसकी स्किन पर कोई निशान नहीं रहता। फिर बात फिर से रिलीजन पर आ जाती है। जॉन कहता है कि अर्ली क्रिश्चियनिटी ने पैगन मैथ से काफी चीजें ली है और कुछ पुराने ज्यूइश एलिमेंट्स को छोड़ दिया। डैन कहता है कि बुद्धा के टीचिंग्स जैसे कंपेंशन, पेशेंस और लव क्रिश्चियन टीचिंग्स में भी है। जॉन एग्री करता है लेकिन कहता है कि रिलीजियस लीडर ने टाइम के साथ इन टीचिंग्स को बदल दिया, हेवन हेल ऐड कर दिया ताकि फॉलोअर्स को फियर और रिवार्ड के थ्रू कंट्रोल कर सके। तब विल वापस आता है, कहता है कि उसने अकेला ड्राइव किया, सब कुछ सोचा और अपने पहले बिहेवियर पर शर्मिंदा है। वो अब भी जॉन की कहानी पर पूरा बिलीव नहीं करता और कहता है कि शायद जॉन को मदद की जरूरत है। जॉन उसे वापस घर बुलाता है, कहता है कि सबको कभी ना कभी मदद चाहिए होती है। विल मान जाता है और पूछता है कि जो बातें छूट गई है वो सुनाए। आर्ट नाम जीसस के बारे में पूछता है कि ये नाम कैसे बना। जॉन बताता है कि वो हमेशा जॉन के नाम से जाना जाता था। जैसे जैसे कहानी फैली, लोगों ने नाम को गलत समझा और हिब्रू सेब या यहूसा से इन्वॉल्व होके जीसस बन गया। जॉन कहता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन देखना अजीब था। डैन पूछता है कि क्या जॉन ने कभी अपने आप को गॉड का बेटा कहा है। जॉन कहता है कि कभी नहीं, वो सिर्फ अपने टीचर का रिस्पेक्ट करता है जो उससे बड़ा था। उसने कभी अपने आप को डिवाइन नहीं कहा, ना ही किंग बनने का दावा किया है और ना कोई सुपरनेचुरल मिरेकल किया है। वो बस काइंडनेस सिखाता था और हीलिंग का कुछ टेक्निक्स जो उसने ईस्ट में सीखी थी। एक बार उसने हिल पर स्पीच दी पर ज्यादा लोग सुनकर नहीं गए थे। वो उनसे कह गया कि वो खुद डिसाइड करे कि वो कौन है। एडिथ ये सुनकर इमोशनल हो जाती है और आंसू बहाने लगती है। ग्रुप में सब कंफ्यूज है, क्या बिलीव करे क्या नहीं। विल आगे बढ़ता है, कहता है कि इमोशन बहुत हाई है और अब जॉन को सच बताना चाहिए। वो एक्यूज करता है जॉन को झूठ बोलने का, कहता है कि जॉन अफेक्शन चाह रहा है और शायद उसे हॉस्पिटल भेजा जाना चाहिए। सब चुप हो जाते हैं और हैवी कन्वर्सेशन के बाद जॉन फिर से बोलता है। वो कहता है कि ये सब बस एक कहानी थी, फिक्शन थी जो उसने बनाई थी। वो मान लेता है कि वो इसमें ज्यादा दूर चला गया था। जॉन बता देता है कि ये आइडिया उनके दोस्तों की बातों से ही आया था, जैसे एडिथ को उसका एड ना बढ़ने का रिएक्शन, डैन का उसके बुक पर अर्ली ह्यूमंस पर कमेंट्स। उसे सोचा कि ये उन सब के लिए परफेक्ट एक्सपेरिमेंट होगी, एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, क्रिश्चियन और साइंटिस्ट के बीच। अब वो मान लेता है कि शायद उसने ज्यादा ही आगे बढ़ गया था। जैसे ही जॉन अपनी बात खत्म करता है, सबके चेहरे पर क्यूरियोसिटी गायब हो जाती है। बस गुस्सा और डिसअपॉइंटमेंट बचा हुआ होता है। सब लोग एक एक करके घर से जाने लगते हैं। बस सैंडी ही रुकी थी। वो जॉन पर बिलीव करती थी। दिल से लगता है कि जॉन सच बोल रहा है। वो उसे उसका असली नाम पूछती है। जॉन कहता है कि उसका सबसे पहला नाम जॉन ही रहा है, बस लास्ट नाम बदलता रहता है जैसा जरूरत होती है। वो याद करता है कि 60 साल पहले हार्वर्ड में जब वो पढ़ाता था तब उसका नाम जॉन टी पार्टी था। विल हैरान हो जाता है, कहता है कि जॉन ने कभी केमिस्ट्री नहीं पढ़ाया। जॉन आराम से विल से बचपन की एक बात याद दिलाता है। वो कहता है कि विल की माँ का नाम नोला था, ना कि नोवा। विल हैरान हो जाता है। फिर जॉन उसके फैमिली डॉग का नाम भी सही बता देता है, वूफी। विल का एक्सप्रेशन बदल जाता है
वो टूट जाता है। उसे समझ आ जाता है कि जॉन उसका बाप है जो बचपन में छोड़कर चला गया था। जॉन माफी मांगता है, कहता है कि उसे हमेशा आगे बढ़ना ही पड़ता है, पर दर्द बहुत ज्यादा होता है। विल गिर जाता है। जॉन मदद करने की कोशिश करता है पर देर हो चुकी होती है। विल को हार्ट अटैक आ जाता है और वो वही दम तोड़ देता है। इमरजेंसी टीम आती है लेकिन कुछ नहीं कर पाती। विल का बॉडी ले जाया जाता है। बाद में सैंडी पूछती है कि क्या जॉन ने कभी किसी बच्चे को बड़ा होते हुए और फिर मरते हुए देखा है। जॉन कहता है कि ये पहली बार था। वो चुपके से पैकिंग कंप्लीट करता है, कार में बैठता है और चला जाता है। ज्यादा दूर नहीं जाता, रोड के किनारे रुक जाता है। सैंडी जो अब भी थोड़ी हिलचाल में होती है लेकिन अपने फैसले पर पक्की है, कार के पास जाकर अंदर बैठ जाता है। दोनों साथ में ड्राइव करते हैं, दूर कहीं निकल जाते हैं। कहानी खत्म होती है। कुछ साल बीत जाते हैं और इसके नेक्स्ट पार्ट की शुरुआत होती है एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर से, प्रोफेसर कैरोलिन किट्रिस, जो अपने स्टूडेंट को एक प्री हिस्टोरिक म्यूजियम का टूर करवा रही होती है। वो एक्सप्लेन करती है कि होमो सेपियंस हेलोसेन एपोच में कैसे जीते। थोड़ी दूर ग्रुप से अलग एक स्टूडेंट इजाबेल प्री हिस्टोरिक म्यूजियम के स्कल्स और जॉबॉन्स स्केच कर रही होती है। उसके साथ उसके बेस्ट फ्रेंड तारा भी होती है। तभी तारा नोटिस करती है प्रोफेसर जॉन यंग को, जो रिलीजियन रिलेटेड कोर्सेज पढ़ाते हैं और प्री हिस्टोरिक ह्यूमन म्यूजियम एग्जिबिट को ध्यान से देखने आए होते हैं। दोनों उसके बारे में थोड़ी गॉसिप करती है, फिर डिसाइड करती है कि जाकर उसको हेलो बोला जाए। वही पता चलता है कि जॉन यहाँ इसलिए आया है क्योंकि वो प्रोफेसर किट्रिस का वेट कर रहा है, जो उसकी गर्लफ्रेंड है। तारा जॉन के साथ फोटो लेना चाहती है लेकिन जॉन तुरंत टॉपिक चेंज कर देता है। Me too. Hey, let's get a shot in front of the display. I wanted to borrow some books. Come by anytime, take whatever you want. If I haven't read them yet, I probably won't. शाम को जॉन अपने स्टूडेंट के असाइनमेंट चेक कर रहा होता है, तब कैरन आकर उसे प्यार से ग्रीट करती है। इसके बाद हम लिको को देखते हैं, जो एक कॉलेज स्टूडेंट है और क्लास से पहले बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है। उसका फ्रेंड फिलिप उसे कॉल कर रहा है, जो ऑलरेडी नीचे वेट कर रहा होता है। रेडी होने के बाद दोनों प्रोफेसर यंग की क्लास अटेंड करने जाते हैं, जहाँ इजाबेल और तारा भी होती है। क्लास के अंदर बुद्धा और जीसस के बीच सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस पर डिस्कशन होता है। क्लास के बाद स्टूडेंट प्रोफेसर यंग को एकेडमिक ईयर के एंड पर वेगन डिनर नाइट के लिए इनवाइट करती है, लेकिन जॉन पोलाइटली मना कर देता है। तभी जॉन का एक कोवर्कर प्रोफेसर गिल आता है और बताता है कि वो ग्रैंडफादर बन गया है। सेलिब्रेशन के लिए वो जॉन को स्टेडियम के पास ड्रिंक के लिए ले जाता है। विस्की का टेस्ट बेकार होता है लेकिन दोनों सनसेट एंजॉय करते हैं। गिल पूछता है कि क्या जॉन को कभी बच्चे ना होने पाने का रिग्रेट होता है, पर जॉन बात टाल देता है। उसी रात इजाबेल प्रोफेसर यंग के घर आती है असाइनमेंट देने के लिए, जो कैरन को ग्रेड करने हैं। वो जॉन से कुछ बुक्स बोरो करने के लिए कहती है। जॉन उसे डैन में जाकर जो चाहिए वो लेने को बोल देता है। इजाबेल कुछ बुक्स उठा लाती है, जिनमें से एक बुक होती है ऑथर जेनकिंस की। अपने फ्लैट पर इजाबेल बुक पढ़ रही होती है, तब अचानक तारा पार्टी से लौटकर आ जाती है। दोनों नोटिस करती है कि बुक पर ऑथर का सिग्नेचर है, टू माय डियर फ्रेंड जॉन ओल्डमैन, पर बुक बिल्कुल नहीं लग रही होती है। स्पाइन भी क्रैक नहीं हुई होती, मतलब जॉन ने बुक पढ़ी ही नहीं है। सिग्नेचर की डेट देखकर वो कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि उस टाइम जॉन यंग सिर्फ 30 साल का होना चाहिए था। फिर ओल्डमैन क्यों? इंटरनेट पर सर्च करने पर पता चलता है कि ऑथर जेकिंस एक फेमस आर्कियोलॉजिस्ट था, जिसने एक बुक लिखी थी, द मैन फ्रॉम द अर्थ। बुक में एक ऐसे प्रोफेसर का जिक्र होता है जो 14,000 साल पुराना होने का क्लेम करता है, बुद्धिज्म फॉलो करता है और अलग अलग कॉलेजेस में पढ़ाता है। एकेडमिक कम्युनिटी इस बुक को साइंस फिक्शन बोलकर रिजेक्ट कर चुकी होती है, जिसकी वजह से जेकिंस की रेपुटेशन खराब हो जाती है। इजाबेल और तारा को लगता है कि बुक का कैरेक्टर प्रोफेसर जॉन यंग से बिल्कुल मैच करता है। दोनों फिलिप के घर जाती है, जहाँ लिको भी होता है, और अपनी थियरी एक्साइटेड होके एक्सप्लेन करती है। बुक के हिसाब से वो इमोर्टल आदमी हमेशा लोकल कॉलेजेस में पढ़ाता है। उसका कोई ऑनलाइन रिकॉर्ड नहीं होता, फोटोज से बचता है और हर 10 साल में आइडेंटिटी चेंज करता है। उसका फर्स्ट नेम हमेशा जॉन होता है और लास्ट नेम हिस्टोरिकल टर्म्स के हिसाब से मॉडिफाइड होता रहता है। लिको और फिलिप काफी स्केप्टिकल होते हैं, स्पेशली फिलिप जो एक स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियन बिलीवर होता है, लेकिन फिर भी वो मदद करने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ सर्च लाइट नेवाडा में
ऑथर जैकिंग्स अपने पिग बेस्टी के साथ गार्डनिंग कर रहा होता है। घर आकर ऑनलाइन चेस खेलता है, तब उसने इजाबेल का ईमेल मिलता है जॉन ओल्डमैन के बारे में। जैकिंग्स इमोशनल हो जाता है और गुस्से में रिप्लाई कर देता है गो टू हेल। बाद में स्टूडेंट जॉन और कैरोलिन के घर में घुसकर बेसमेंट चेक करते हैं। लिको को वहाँ एक बॉक्स मिलता है जिसमें अलग अलग जॉन्स के लिखे हुए बुक्स होते हैं। इजाबेल जल्दी से जॉन और कैरोलिन की एक फोटो ले लेती है जिसमें जॉन का फेस सिर्फ साइडवेज दिखता है। जॉन बाद में वुड्स में हंटिंग के लिए जाता है, प्रिमिटिव तरीके से आग जलाता है, हाथ जख्मी होता है और सरप्राइजिंगली जल्दी हील नहीं होता। ये बात उसे कंफ्यूज कर देती है। स्टोरी धीरे धीरे क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ती है जब फिलिप जॉन को बेसमेंट में बंद कर लेता है और सच जानने के लिए उसे कंफर्ट करता है। जॉन कन्फेस करता है कि 2000 साल पहले उसने स्पिरिचुअल टीचिंग्स दी थी जो बाद में क्रिश्चियनिटी बन गई। फिलिप का फेथ हिल जाता है, गुस्सा और कंफ्यूजन मिक्स हो जाता है। आखिर में वो जॉन को स्टैब कर देता है और ये सोचता है कि अगर ये क्रिस्ट होगा तो मरेगा नहीं। जॉन गिर जाता है, खून बहने लगता है और फिलिप भाग जाता है। बेसमेंट में सिर्फ खून के निशान मिलते हैं। लास्ट में जॉन एक कैव में होश में आता है जहाँ एक आदमी हैरी उसे मिलता है जो उसका सीक्रेट जानता है। दोनों वहां से चले जाते हैं। मिड क्रेडिट सीन में FBI जैकिंग्स से पूछताछ करती दिखाई जाती है क्योंकि जॉन यंग का डिस्क्रिप्शन पुराने अनसॉल्व मर्डर से मैच करता है। जैकिंग सिर्फ इतना ही बोलता है आई डोंट नो बट एनीथिंग इज पॉसिबल। और यहीं पर कहानी एक सवाल छोड़कर खत्म हो जाती है। क्या जॉन सिर्फ हमेशा एक कहानी था या फिर सच में एक ऐसा इंसान जो वक्त से भी ज्यादा जी चुका था? अगर आप इमोर्टल होते तो क्या आप भी सच छुपाते या फिर पूरी दुनिया को सब कुछ बता देते? कमेंट करके बताओ और ऐसे ही माइंड बेंडिंग स्टोरी के लिए चैनल को फॉलो करना मत भूलना।